बुलेटिन में सबसे पहले बात जो है मौसम की मिजाज की हम करने जा रहे हैं। उत्तर भारत में पिछले कई दिनों से ठंडी हवाओं और बारिश ने गर्मी से लगातार राहत दी है। दिल्ली में भी मौसम का मिजाज जो है बदला बदला सा नजर आता है। बीते 2 दिन अगर हम बात करें तो तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन रविवार को फिर से अचानक मौसम ने करवट बदली। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश देखने को मिली। गर्म मौसम के रुख बदलने से लोगों को काफी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। मई महीने का एक सप्ताह बीत चुका है, लेकिन लू और भीषण गर्मी से निजात लगातार देखने को मिल रहा है। बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही वीकेंड पर बारिश की संभावना जताई थी। वहीं आज भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में आज दिन की शुरुआत जो है बादलों के घने घेरे के साथ हुई। हल्की बारिश से ही दिल्ली एनसीआर का मौसम सुहाना देखने को मिला। मई का एक सप्ताह बीतने के बाद भी गर्मी और लू से राहत और मौसम कूल अब नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में कई फीट मोटी बर्फ जम गई है, जिससे मनाली लेह राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई थी। लेकिन सीमा सड़क संगठन ने कड़ी मशक्कत से मनाली लेह राजमार्ग से बर्फ को हटा दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बारालाचा पास के पास बीआरओ मशीनों की मदद से बर्फ का मलबा हटाने में लगातार जुटी हुई थी। बीआरओ ने हाईवे से बर्फ हटाकर मार्ग साफ कर दिया। सड़क से बर्फ का ढेर गायब हो चुका है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, और सड़क के किनारे बर्फ की दीवार सी खड़ी हो गई है। आपको बता दें कि असमय बर्फबारी होने की वजह से पिछले दिनों मार्ग बंद कर दिया गया था, जिससे लोगों को आने जाने में काफी मुसीबत का सामना भी करना पड़ रहा था। लेकिन अब मनाली लेह राजमार्ग पर आवाजाही एक बार फिर से बहाल हो गई। देखिए, उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम से महज 3 किलोमीटर के फासले पर माणा गांव बसा है। इस गांव की रंगत इन दिनों खूब देखने को मिल रही है। दरअसल देश के पहले गांव का तमगा मिलने के बाद माणा गांव इन दिनों सैलानियों से गुलजार नजर आ रहा है। श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन करके आसपास घूमने का भी आनंद उठा रहे हैं। मौसम साफ होते ही बद्रीनाथ धाम में रौनक लौटने लगी है। श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर बद्रीनाथ धाम के आसपास के तीर्थ स्थल घूमने का भी खूब आनंद उठा रहे हैं। देश के पहले गांव माणा में भी खूब चहल पहल नजर आ रही है। तीर्थयात्री यहां के धार्मिक, सांस्कृतिक, पौराणिकता के बारे में जान रहे हैं। उन्हें स्थानीय उत्पाद भी खूब आकर्षित कर रहे हैं। माणा गांव में यात्री ऊनी कपड़े, जड़ी बूटी, पूजा पाठ से लेकर हथकरघा के सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। इससे स्थानीय लोगों का रोजी रोजगार भी अच्छा चल रहा है। माणा गांव की पहचान अब नए रूप में होने की भी लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। कई पुरानी है कि आखिरी गांव, आखिरी दुकान, मगर ये जो सोच है कि पहला गांव, ये सोच जो है बहुत बड़ी है। बद्रीनाथ धाम दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु बाबा बद्री विशाल के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद आसपास के दर्शनीय स्थलों का दीदार करने आ रहे हैं। यहाँ आने के बाद हम ट्रक पे आए, जहाँ सरस्वती माता का उद्गम स्थान है, वहाँ दर्शन लिए। बहुत ही अच्छा लगा। जो लास्ट दुकान बताई गई है हिंदुस्तान की लास्ट चाय की स्टॉल, क्योंकि यहाँ से आगे चाइना बॉर्डर स्टार्ट होता है, तो हमने वहाँ चाय लिया। और पहली बार आई हूँ, बहुत ही सुंदर है। व्यास गुफा, गणेश गुफा और सरस्वती नदी का संगम और भीम पुल देखा है, बहुत ही सुंदर है। बद्रीनाथ जी के दर्शन करे तो उसके बाद हम होटल में जाकर रेस्ट कर रहे थे, तो एक बार तो मन हुआ कि रहने देते, पर अगर नहीं आते तो बहुत कुछ मिस करते। व्यास जी की गुफा, गणेश जी का मंदिर, सरस्वती जी का मंदिर, बहुत सुंदर, अलग ही एक्सपीरियंस है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालु वेद व्यास गुफा, भीम पुल, सरस्वती नदी, केशव प्रयाग, घंटा घर के दर्शन कर बेहद खुश हो रहे हैं। साथ ही यहाँ की खूबसूरत वादियाँ उनके दिलो दिमाग पर अपनी अमिट छाप भी छोड़ रही है। चमोली गढ़वाल से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब एक गुड न्यूज, खासतौर से चारधाम यात्रियों के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से उत्तराखंड के पांडुकेश्वर में एक कैफे खोल दिया गया है। बीआरओ का ये पहला कैफे है। इसमें बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए खाने की बेहतरीन सुविधा दी जाएगी। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो हमेशा बॉर्डर रोड बनाने में जुटी रहती है, लेकिन आज बीआरओ द्वारा बद्रीनाथ यात्रियों के लिए एक बड़ी सौगात यहाँ पे जो पांडुकेश्वर है, बद्रीनाथ यात्रा का मुख्य पड़ाव है पांडुकेश्वर, यहाँ पे एक नई सौगात दी है। यहाँ पे एक हाईटेक रेस्टोरेंट जो है बीआरओ कैफे के नाम से आज खुल चुका है और यहाँ पे ये चारधाम यात्रियों के लिए साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन सारे फूड यहाँ पे तीर्थ यात्रियों के लिए मिलेंगे, जो कि इस यात्रा मार्ग पे एक नई सौगात होगी। ये बीआरओ के द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया है, जो कि चारधाम यात्रियों के लिए बड़ी सौगात है। सीमा पर सड़कों की देखरेख की जिम्मेदारी संभालने वाला बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ एक हाईटेक कैफे की गुड न्यूज लेकर आया, जिसे सैलानियों और स्थानीय लोगों के खाने पीने के लिए खासतौर से पांडुकेश्वर में खोला गया। ये बेसिकली बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया। हम एज अ लाइसेंसी काम कर रहे हैं बीआरओ के साथ, जिसमें ये बेसिकली ट्रिपल-P मोड पे डेवलप किया गया है। इसमें प्रॉपर्टी जो लैंड रहेगा बीआरओ का, उसके बाद डेवलप हम करते हैं, मेंटेन हम करते हैं। और ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है बीआरओ द्वारा, जिससे कि जो बॉर्डर स्टेट्स हैं वहाँ पर टूरिज्म, वे साइड अमेनिटीज़ लोगों को प्रोवाइड की जाए, जो बेसिक अमेनिटीज़ है जो ऑलरेडी पहले नहीं मिल पा रही थी। तो ये इसी सिलसिले में पहला कैफ़े है जो बद्रीनाथ से पहले 10-12 किलोमीटर पहले खोला गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बीआरओ के पहले कैफे का उद्घाटन किया। बीआरओ अब इस तरह के करीब 75 कैफे देश के सीमावर्ती इलाकों में खोलेगी, जिससे यात्रियों को आसानी से ऐसे कई दूरस्थ इलाकों में भोजन की सहूलियत मिल पाए। पांडुकेश्वर बद्रीनाथ से 20 किलोमीटर पहले है और यहाँ पे कभी भी बंद नहीं होता है। तीर्थ यात्री शीतकाल में भी यहाँ पे पहुँचते हैं, क्योंकि कुबेर और उद्धव योग बद्री मंदिर यहाँ पे मौजूद है। जोशीमठ पांडुकेश्वर तक आते हैं तो ये हमेशा खुला रहेगा। पांडुकेश्वर, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब जाने वाले लोगों के लिए एक अहम पड़ाव है। ऐसे में बीआरओ का कैफे खोलने का आइडिया खासतौर से पांडुकेश्वर के लोगों को बेहद पसंद आ रहा। जिस तरह से इसका उद्घाटन हुआ, बहुत अच्छी सोच के अनुरूप इसका उद्घाटन हुआ है और यहाँ पे जो भी श्रद्धालु या बद्रीनाथ के लिए आएंगे या हेमकुंड के लिए आएंगे, उनको इसका बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि भोजन की जो यहाँ पे व्यवस्था ये 24 घंटा खुला रहेगा, तो इससे काफ़ी फायदा होगा। और वैसे भी जो ये पांडुकेश्वर गांव है, यहाँ पे जो है कि काफ़ी श्रद्धालु आते रहते हैं। यात्रा समय तो आते हैं, मगर जब यात्रा काल बंद हो जाए उस टाइम भी लोग यहाँ पे आते हैं। इसका काफ़ी सभी लोगों को बहुत अच्छा फायदा होगा। उम्मीद है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अपने इस पहले हाईटेक कैफे के जरिए चारधाम यात्रियों को खाने पीने का फायदा दे पाएगा। वहीं जहां अमूमन सेना, आईटीबीपी के कैफे, रेस्टोरेंट या फिर कैंटीन में आम लोगों की आवाजाही नहीं हो पाती, ऐसे में पांडुकेश्वर में चारधाम यात्रा मार्ग पर बनाया गया ये बीआरओ कैफे अब सभी को अपनी सर्विस देने के लिए तैयार है। चमोली गढ़वाल से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात ठंड से जंग की कर ली जाए। देखिए, जिसे जवानों को -40 डिग्री तक लड़ना पड़ता है लेह लद्दाख जैसे इलाकों में, ऐसे में इन जवानों के लिए इन छात्रों ने खास फैब्रिक तैयार किया है, जिससे इन जवानों की वर्दी बनाई जा सकेगी। तो क्या है इस कपड़े में खास, कैसे इस फैब्रिक का इस्तेमाल किया जाएगा, हमारी खास रिपोर्ट देखिए। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल सियाचिन पर भारतीय सेना के हजारों फौजियों की तैनाती रही है। सालों बर्फ से ढके रहने वाला ये इलाका वहां तैनात हमारे जवानों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। लेकिन हड्डियों को गला देने वाली ठंड पर भी इन जाबाज फौजियों के हौसले पहाड़ की तरह हमेशा ऊंचे रहे हैं।
दरअसल वहां के एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से बचने के लिए उनकी वर्दी खास तरह की होती है जो उन्हें ठंडी हवा, बर्फ, नमी और सूरज की तेज रोशनी से बचाती है। इसी बीच एक गुड न्यूज सियाचिन और लेह लद्दाख जैसी पोस्टिंग पर तैनात हमारे जवानों के लिए आई है। दरअसल IIT रोपड़ के छात्रों ने एक स्टार्टअप के तहत खास तरह का फ्लेक्सिबल हीट पैच और थर्मो रेगुलेटरी फैब्रिक तैयार किया, जिसको जैकेट के साथ पहनने से -40 डिग्री सेल्सियस में भी हमारे जाबाजों को ठंड नहीं लगेगी। तो हम लोगों ने कुछ फ्लेक्सिबल हीट पैचेस बनाए जो नॉर्मल कन्वेंशनल जैकेट्स होते हैं आर्मी के, तो उसमें डिफरेंट लेयर होते हैं। तो इस लेयर के कारण वो जैकेट्स बल्की हो जाते हैं और वो हाई वेट हो जाते हैं। तो टू रिप्लेस दोज जैकेट्स और टू रिप्लेस दोज लेयर, सो वी हैव फैब्रिकेटेड दिस टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल सबस्टेंस। सियाचिन जैसे विषम हालातों में काम करने के लिए इस हीट पैच में स्पेशल सुपर कैप्स्टर लगाए गए हैं, जिससे ये हीट पैच -40 डिग्री सेल्सियस में भी काम करता है। ये फ्लेक्सिबल हीटेड पैचेस है, आप इसको बेंड कर सकते हो, ट्विक कर सकते हो। दीज आर द वाटर रेजिस्टेंट, स्वेट रेजिस्टेंट मटेरियल। तो इसके साथ में इसका यूज करके आप आपके जैकेट्स हीट कर सकते हो टू यूज इन सियाचिन ग्लेशियर और लेह लद्दाख रीजन। सियाचिन जैसे इलाकों की ठंड में इस हीट पैच के काम करने के तौर तरीके को फेस चेंज मटेरियल्स के नाम से भी कुछ ऐसे समझा जा सकता है। तो ये फेस चेंज मटेरियल का ऐसे होता है कि अगर आप -50 डिग्रीज में काम कर रहे हैं तो यू विल फील -40 डिग्री सेल्सियस इनसाइड योर जैकेट। तो ये मटेरियल्स हम लोगों ने जो डेवलप किया, तो इसका सिर्फ एक लेयर देना होता है इनसाइड द जैकेट्स सो दैट यू कैन वियर दोज जैकेट्स। तो उससे लाइट वेट जैकेट डेवलपमेंट में भी काफी हेल्प हुई। ये हीट पैच खुद तापमान को कंट्रोल करने में सक्षम है। डिफेंस सेक्टर में पावर और थर्मल को एक नई दिशा दिखाते इस हीट पैच की एक और खासियत आपको हैरान कर देगी। इस क्लॉथ का एक और यूज है, एक और पर्पस है, ये कैमोफ्लेज इफेक्ट दे सकता है। मतलब अगर कोई टैंक है या कोई हम चाहते हैं कि दुश्मन की नजरों में ना आए, वो दिखे ना, वो उस पर्पस को सॉल्व करता है। ये थर्मो रेगुलेटरी फाइबर है, तो इससे हम नाइट विजन पे भी मतलब आपकी जो बॉडी टेम्परेचर है उसको कोई भी चीज डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। तो ये हमें कैमोफ्लेज इफेक्ट भी देता है इसके साथ। जाहिर है हमारे जवानों को जानलेवा ठंड के बीच काफी मोटे और गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं, जिससे चलने फिरने में परेशानी होती रही है। ऐसे में IIT रोपड़ का बनाया ये थर्मो रेगुलेटरी फैब्रिक हीट पैच जैकेट के अंदर लगाकर हमारे फौजियों को सियाचिन, लेह लद्दाख में सर्दी और जैसलमेर में अत्यंत गर्मी का एहसास नहीं होने देगा। जाहिर है एक्सट्रीम टेम्परेचर में देश सेवा कर रहे हमारे फौजियों के लिए हीट पैच की ये राहत किसी सौगात से कम नहीं होगी। चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात आत्मनिर्भर भारत के मोर्चे की, जहां मेक इन इंडिया की मुहिम को आगे बढ़ाया गया है। गोरखपुर के महिला उद्यमी ने, जिन्होंने बाजार में चीन के पैकेजिंग मटेरियल्स की जगह देश में बने सामानों को जगह दिलाने की ठान ली है और अपनी इस मुहिम में उन्होंने अपने साथ पूर्वांचल के ग्रामीण महिलाओं को भी जोड़ लिया है। ये मेड इन इंडिया की एक झलक है, जिसमें गांव की खुशबू है और शहर की सजावट भी। इसमें दूर दराज के गांवों में रह रही उन महिलाओं के हाथों का हुनर बोल रहा है, जो शहरों की चकाचौंध से दूर खेत खलिहानों और गृहस्थी को संवार रही है। उन्हीं मजबूत हाथों ने अब देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव योगदान करने का संकल्प भी ले लिया है। शुरुआत चीन के बने सामानों को टक्कर देने से की है और इनकी अगुवाई कर रही हैं गोरखपुर की संगीता पांडे। संगीता पांडे की बात करें तो उन्होंने एक बड़ा सपना देखा है, इस वक्त वो देख रही हैं, वो है कि महिलाओं के जरिए वो चीन को चुनौती दें। वो कैसे कि चीन का बनाया हुआ जो सजावटी सामान है, जो पैकिंग मटेरियल है, वो इस समय बाजार में है, शादी ब्याह के मौके पर या पर्व त्योहार के मौके पर दिखाई पड़ता है। लेकिन संगीता पांडे चाहती हैं कि महिलाओं को संगठित करके उनके द्वारा तैयार जो सामान है उससे वो चीन के इस वर्चस्व को, मार्केट पर इस वर्चस्व को तोड़ दें। इसमें कोई दो राय नहीं कि जरूरत की हर छोटी बड़ी चीजें, खासकर सजावट के सामानों के लिए हम चीन पर निर्भर हो गए हैं।
वजह है उसका सस्ता और सुंदर होना। पूर्वांचल की उद्यमी संगीता पांडे ने इसका तोड़ निकाला और इसके लिए ग्रामीण महिलाओं को संगठित किया। एक पंथ दो काज भी हो गया। ग्रामीण महिलाओं को पैसे कमाने का एक जरिया भी मिला और अपना हुनर दिखाने का मौका भी। जो श्रम है ना, वो घरों घरों से श्रम यूज हो रहा है, इसीलिए उनके जो पैकेजिंग मटेरियल हैं वो सस्ते पड़ रहे हैं, तो मार्केट में आ रहे हैं। मैंने भी कुछ चाइना से माल आया हुआ दिल्ली से परचेज किया और मैं अपने यहाँ ले आई। मैंने जैसे ये सब माल है, मैंने इनको देखा और मुझे ये लगा कि ये इनमें कुछ नहीं है। ये सारा प्रोडक्ट जो हमारी महिलाएं, जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, वो घर बैठे ये सारे प्रोडक्ट तैयार कर सकती हैं। संगीता पांडे ने गोरखपुर और आसपास के गांव की उन महिलाओं को इकट्ठा किया जिनके हाथ में हुनर था और उन्हें अपने व्यवसाय से जोड़ा। टोकरी, डलिया, ट्रे, तश्तरी, बक्से और पूजा की थाली बनाना इनके लिए बड़ा काम नहीं था, पर सपना बड़ा था। लोकल बाजार से आगे राज्य या देश ही नहीं, विदेशों तक पहुंच बनाने की चुनौती थी। लिहाजा क्वालिटी मेंटेन करने के लिए महिलाओं की ट्रेनिंग कराई, उनको बाजार की बारीकियों के बारे में भी जानकारी दी। आज करीब 70 महिलाएं इस व्यवसाय से जुड़ी हैं और आत्मनिर्भर भारत की सोच को नई दिशा दे रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र की जितनी महिलाएं हैं, पूरा पूर्वांचल की महिलाएं पूरा तैयार है चीन के बेल को अच्छे से ऐसे टक्कर देने के लिए, हर प्रोजेक्ट बनाने के लिए। और प्रोजेक्ट महिलाओं लोग की भी आता है और बेहतरीन से बेहतरीन बनाएंगी कि जैसे हमारा इंडिया में हमारा सामान बिके, कोई बाहरी सामान ना आए, अच्छा बनावटी एक महिलाएं भी बनाए, घर बैठी कमाए। हम बिल्कुल तैयार है महिलाएं। हमारा मानना है कि अगर चीन कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये भी तो आखिर मान लीजिए हाथ से बनाया हुआ चीज है, तो हम लोग भी बनाते हैं, हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग भी ये चीज कर सकते हैं, हम लोग भी चीन को टक्कर दे सकते हैं। ऐसा कोई चीज नहीं है कि जो मतलब भारत में ना हो सके। गोरखपुर में इस फैक्ट्री में सारा काम हाथों से होता है। यहाँ बने सामान नेपाल तक पहुँच बना चुके हैं। टर्नओवर 0 से करोड़ों तक पहुँच गया है। हालांकि लक्ष्य अभी कोसों दूर है, पर देश की आर्थिक स्थिति में योगदान देने का हौसला साफ दिखता है। अभी बाजार पर जो चीन का एक तरह से कब्जा है पैकेजिंग मटेरियल पर, सजावटी सामान पर, वो वर्चस्व तोड़ने के लिए संगीता पांडे और उनके जैसी बहुत सारी महिलाएं तैयार हो रही हैं और मन में इस बात का संकल्प ले रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, गोरखपुर। देखिए, अब आपको मिलवाते हैं वर्दी वाले सुरीले सिंगर से। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल रजत राठौर की आजकल खूब चर्चा हो रही है। इनके गाए गाने सुर्खियां बटोर रहे हैं, आपने भी शायद अपने टेलीफोन में देखा होगा। देखिए, बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे जो हैं वो भी रजत की सुरीली आवाज के जो हैं मुरीद हो गए। आप भी सुनिए। जिस राह पे है घर तेरा, अक्सर वहां से हमें गुजरा, शायद यही दिल मेरा तू मुझको मिल जाए, क्या पता क्या है ये मामला, जानू ना मैं जानू ना। नमस्कार, जय हिंद। मैं रजत राठौर। मैं दिल्ली पुलिस में कार्यरत हूं और आपने अक्सर मुझे सोशल मीडिया पे गाना गाते हुए भी सुना होगा और लोग मुझे कॉप दैट सिंग्स के नाम से जानते हैं। तन पर दिल्ली पुलिस की यूनिफॉर्म और हाथ में गिटार, ये कॉम्बिनेशन बड़ा रेयर होता है। तुझको भूल जाऊं कैसे, माने ना मनाऊं कैसे, तू बता, रुके ना रुके नैना। इस रेयर कॉम्बिनेशन का ही कमाल है कि दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल रजत राठौड़ आज अपने विभाग में ही नहीं बल्कि आम लोगों में भी मशहूर हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर रजत की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और रजत के कई गाने सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। रजत राठौड़ दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हैं, लेकिन इसके साथ ही वो एक शानदार सिंगर भी हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी रजत की आवाज के दीवाने बन चुके हैं। अक्षय कुमार से लेकर टाइगर श्रॉफ तक कई सितारे रजत की दमदार आवाज की तारीफ कर चुके हैं। ओ देश मेरे
तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के ओ देश मेरे। यार क्या कमाल का गाते हो तुम, बहुत प्यारा गाना गाया तेरी मिट्टी, मजा आ गया सुनकर। ये वैसे गाना है भी इतना प्यारा कि आंखों में से आंसू निकल आते हैं, और ऊपर से तेरी आवाज भी, उसमें इतना दर्द है, ब्यूटीफुल है। एंड आई कैन सी दैट यू आर अ यूनिफॉर्म मैन, एम आई राइट? Lots of good wishes and respect for the work that you're doing. Keep doing good and keep up your talent. Well done. रजत मध्य प्रदेश के मुरैना के रहने वाले हैं। रजत को बचपन से ही सिंगिंग का शौक था, लेकिन जिंदगी ने उनके लिए शायद कुछ और ही तय कर रखा था। पिता की मौत के बाद घर की जिम्मेदारी रजत के कंधों पर आ गई। 19 साल की उम्र में ही रजत को दिल्ली पुलिस में भर्ती होना पड़ा। मेरे पिताजी नहीं है, तो मेरे पिताजी के देहांत के बाद वो जिम्मेदारी मुझ पर थी। तो फिर होता है कि घर परिवार को भी देखना होता है, अपने सपने भी पूरे करना है। तो फिर माताजी के कहने पर कि ठीक है सर नौकरी भी कर लेते हैं। बट तब ऐसा सोचा था, लेकिन अब आई लव माय जॉब और मुझे दिल्ली पुलिस से उतना ही प्यार है, और जितना मुझे बहुत प्यार दिया दिल्ली पुलिस ने। जिंदगी में मुश्किलें तो बहुत आई, लेकिन रजत ने कभी हौसला नहीं छोड़ा। यही वजह है कि बचपन से शुरू हुआ ये सुरीला सफर आज भी जारी है। आवाज तब भी अच्छी थी जब उम्र 9 साल की थी। आवाज तब भी अच्छी थी जब उम्र 19 साल की थी और दिल्ली पुलिस को ज्वाइन कर लिया था। अंतर इतना था कि तब उनके पिता इस दुनिया में नहीं थे और मासूम कंधों पर जिम्मेदारियां बहुत सारी थी, उन जिम्मेदारियों को संभालना था। अब नौकरी, जिम्मेदारियां और शौक एक साथ चल रहे हैं, लेकिन सपने का आकार बहुत बड़ा है और उम्मीद यही कि एक दिन ये सपने पूरे जरूर होंगे। कैमरामैन राकेश के साथ मनीष रसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। अब आपको दिखाते हैं सुरों के जरिए प्यार और अमन के संदेश की एक और शानदार खबर। कश्मीर में तैनात एक सीआरपीएफ के जवान के कश्मीरी गाने इन दिनों वायरल हो रहे हैं। बिहार का ये जवान घाटी में तराने छिड़ाकर नई मिसाल पेश कर रहा है। अच्छे सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में भी कयामत की अदा होती है। कश्मीर की हसीन वादी में दरिया किनारे सुरों की बहार बिखेर रहे ये सीआरपीएफ के जवान मृत्युंजय कुमार राय हैं। बिहार के रहने वाले मृत्युंजय कुमार पिछले 5 साल से कश्मीर में तैनात हैं। ये न केवल निष्ठा से देश की रक्षा की अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, बल्कि अपनी मधुर गायकी से लोगों का दिल भी जीत रहे हैं। खास बात यह है कि मृत्युंजय ने हिंदी के अलावा कश्मीर के भी लोकप्रिय गीतों को अपने सुर दिए हैं। सबसे पहले जब आप किसी भी भाषा में गाइए, सबसे पहले उसका लहजा, बात करने, उस भाषा को कहने का लहजा सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो पहले मैंने उस लहजे को, कश्मीरी जो लहजा है, उसको मैंने अपने अंदर उतारा और फिर कोशिश करना शुरू की। आशिक फलवा बन मस्तान का बनित मस्तान का। मृत्युंजय इसलिए खास तौर से चर्चा में है कि इनके गाए हुए कश्मीरी रोमांटिक गाने इन दिनों इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहे हैं।
खुद सीआरपीएफ ने मृत्युंजय के गानों का वीडियो ट्वीट किया है। वीडियो साझा करते हुए कश्मीर ओपीएस सेक्टर सीआरपीएफ ने लिखा, अपनी चुनौतीपूर्ण ड्यूटी के बीच हमारे सैनिक खुशियों और प्रेरणा के पल खोजते हुए 3 बटालियन सीआरपीएफ के कांस्टेबल मृत्युंजय कुमार राय की मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुति देखे, जो घाटी में ड्यूटी के दौरान कश्मीरी गीत गा रहे हैं। आज मुझे एक जो वीडियो आप लोगों के माध्यम से बहुत वायरल हुआ और कश्मीरी आवाम का बहुत सपोर्ट मिला मुझे, तो मुझे अच्छा लगा और मैं आने वाले समय में भी बहुत कोशिश करूंगा कि और अच्छे नए गाने आप लोगों के बीच में रखता रहूं। ऐसा लगा दर्द ऐसा जगह, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगह, छोटे दिल में वो खाई मजा आ गया। मृत्युंजय के साथ ढोलक पर संगीत देते हैं इनकी बटालियन के साथी जवान। मुझको कश्मीर में आए हुए 5 साल हो गए हैं और मैंने यहाँ पर आने के बाद में एक नई भाषा और एक नए संगीत को देखा और यहाँ के संगीत में बजने वाला जो रिदम था, जो म्यूजिक था, उसको मैंने जाना, परखा और सीखा। इन्हें भी कश्मीरी गीत काफी पसंद है। मृत्युंजय कुमार राय और उनके साथी सीआरपीएफ की उस बटालियन में हैं जिसने LAC पर लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में चीनी सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए। अब कश्मीर में तैनात इसी बटालियन के ये जवान अपने सुरों से प्यार और अमन का पैगाम भी दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी क्रम में अब बात दिलवाले दिलनीत की हो जाए। देखिए, 2 दिनों से लगातार कला और संस्कृति का महोत्सव लगातार जारी है। आज 3 दिवसीय महासंगम का आखिरी दिन है। शाश्वत भारत फेस्टिवल कला यात्रा 2023 के नाम से आयोजित किए जा रहे नृत्य गीत संगीत समारोह में देश भर के मशहूर कलाकार ने परफॉर्मेंस देखने के लिए वहां पर मिल रही है। कला और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। कल रविवार को कमानी ऑडिटोरियम में कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की और अपनी उम्दा प्रस्तुति प्रस्तुत की, सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। रविवार को अरुणाचल प्रदेश के पारंपरिक युवा कलाकार डेलोंग पादुंग और बिहार की जानी मानी लोक गायिका मैथिली ठाकुर और गुजराती लोक गायक योगेश भाई गढ़वी ने शानदार परफॉर्मेंस दी। शाश्वत भारत महोत्सव कला यात्रा 2023 का आयोजन श्री कामाख्या कलापीठ सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांसेस की ओर से किया गया। कामाख्या कलापीठ की संचालिका पद्म विभूषण संसद डॉक्टर सोनल मानसिंह हैं। कला और संस्कृति के समागम पर उनसे बात की हमारी सहयोगी श्वेता झा ने। क्लासिकल डांसर, पद्म विभूषण, राज्यसभा सांसद और क्या क्या मैं कहूं उनके बारे में। इस वक्त मेरे साथ हैं सोनल मानसिंह जी। सोनल जी, एज ब्यूटीफुल ऑलवेज, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। आपकी आंखों में प्यार है, इसीलिए आपको सब सुंदर दिखेगा। शाश्वत भारत 3 दिनों का आपका मेगा ये शो जो कि भारत की संस्कृति और कला दिखाता हुआ। जी, शाश्वत यानी जो हमेशा है, हाँ है, रहेगा। तो भारत की संस्कृति और उस संस्कृति के प्रतीक रूप जो हमारी कलाएं हैं, विशेष करके जो इसको कहते हैं दर्शनकारी कलाएं, नृत्य संगीत, और उसमें भी जनजाति समूह के लोक नृत्य लोक संगीत जिसको शास्त्रीय कहते हैं वो भी। तो ये परंपराएं हजारों वर्षों से चली आ रही हैं और इसीलिए शाश्वत भारत की आत्मा है। तो मैंने सोचा कि क्यों न हम अपनी छोटा प्रयत्न करें। सरकार जैसा हमारे पास मेगा साधन नहीं है, लेकिन जो जितना कर सके उतना कम है। और अपनी आत्मा को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। बिल्कुल, भारत की आत्मा जिंदा रहेगी तो हम सबकी आत्मा जिंदा रहेगी। तो ये जो खास करके ये कार्यक्रम आपने ऑर्गेनाइज किया, बिकॉज आप ही ऑर्गेनाइजर हैं, तो क्या क्या रहने वाला है, किस तरह का ये कार्यक्रम रहने वाला है? कल शुरुआत हुई मेरी नाट्य कथा नई वाली मीरा से। मेरे बाद कर्नाटक हिंदुस्तानी शास्त्रीय इंस्ट्रूमेंट्स का त्रिवेणी संगम था और आज है 4 अलग लोक संगीत के समूह जो पूरे भारत से आए हैं और फिर कल होगा 6 अलग जनजातियों के नृत्य।
सब कुछ है इसमें। यानी कि जो कोई भी यहाँ पर आने वाला है, इस कार्यक्रम को देखने वाला है, उसे हमारे देश की संस्कृति, कला वो जीवंत रूप में यहाँ दिखेगी। बिल्कुल दिखेगी, और मैं चाहती हूँ कि आपके माध्यम से लोग जानें और आएं, क्योंकि ऐसा सुयोग बहुत कम मिलता है। कितने कलाकार लगभग हैं जो परफॉर्म करने वाले हैं? 170 कलाकार पूरे देश भर से। पूरे देश भर से मुझे मिलाकर। बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने मेरे से बात की, इसीलिए आपको धन्यवाद, और आपके द्वारा लोगों तक बात पहुंचेगी, इसके लिए धन्यवाद।